हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों को सुना ही होगा कि जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी बन गया है। आज के मॉडर्न सोसाइटी के टाइम इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो काम चल जाता था, बट आज के टाइम पे जो मशीनें हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो सारी किसके ऊपर बेस्ड हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो इंडिया अब बनता जा रहा है। ठीक है, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो चीजें नई नई आती जा रही है वो एक इलेक्ट्रिसिटी भी उनका एक मेन पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे वाटर का जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, अगर ज्यादा होता जाएगा वाटर का फ्लो किसी रिवर में तो वो वहां पे करंट प्रोड्यूस कर देगा। तो इसी तरीके से फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज या फिर प्रेजेंस ऑफ चार्ज, वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जैसे होम्स में, हॉस्पिटल में, हर जगह क्या होगा, यूजेबल होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, इट इज प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। या तो चार्ज का बहना या फिर चार्ज की प्रेजेंस होना क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। अब मेन पॉइंट हमारा आता है कि जो चार्ज है वो क्या चीज है। तो चार्ज के बारे में देख लेंगे, यहाँ दो तीन पॉइंट। चार्ज है टू टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होंगे, टू टाइप्स। इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, इसी से रिलेटेड है, जो कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अनलाइक का मतलब क्या है, मान लिया हमने पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ले लिया, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन हमने डिफरेंट ले लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो ऑलवेज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो तुम यहां लिख देना, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस आर repel each other and unlike charges are attract each other, and unlike charges are attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि जो चार्ज है वो हमारी एटम्स की क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि एलिमेंट्स से ही सब कुछ बना है। तो चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एटम्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट है इसका, एसआई यूनिट। जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, COLOUMB, कूलम। कूलम को जो तुम डिनोट करोगे कैपिटल C से, एंड चार्ज को तुम डिनोट करोगे कैपिटल Q से। तो जो चार्ज है वो हमारा क्या है, चार्ज की टू टाइप्स है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, इसको याद रखना है, आगे सारे एग्जांपल्स में भी यूज होगा। तो जो एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि जब चार्ज का फ्लो होगा किसी कंडक्टर में से, चार्ज का फ्लो किसी कंडक्टर में से अगर होता है तभी वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसी चीज होती है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो जब हमारा बल्ब ग्लो करता है स्विच ऑन करने के बाद, तो इसका मतलब वहां फ्लो हुआ है किस चीज का, चार्ज का, तभी करंट प्रोड्यूस हुआ और बल्ब ने ग्लो करना शुरू किया। लेकिन जब एकदम से हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब कनेक्शन कट हो गया, वहां फ्लो नहीं हो रहा किस चीज का, चार्ज का। तो वहां एक कंडक्टिविटी उनके बीच में बनी हुई है, कनेक्शन बना हुआ है, किसके बीच में, चार्ज जो फ्लो हो रहा है उससे लेके और स्विच तक के बीच में, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है कोई भी उसका और स्विच का। तो इसी तरीके से जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास होती है कहां से, कंडक्टर्स में से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है चार्जेस का, कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस इन वन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज पूछा गया है, तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कूलम है। चार्ज को डिनोट किया गया क्यों से, क्या चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है, इसीलिए जो चार्ज की ये वैल्यू है इसके पीछे किसका यूज किया गया, कूलम का। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर नो चार्ज, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम इसी वैल्यू से प्रोटॉन्स की वैल्यू निकाल दें तो यहाँ पे माइनस का साइन क्या कर देना, रब कर देना। तो जो प्रोटॉन की वैल्यू वो पॉजिटिव -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम बन जाएगी प्रोटॉन्स की वैल्यू। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने चार्जेस हुए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ये एक आपका टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि किस तरीके से ये निकलते हैं। तो चार्ज का जो फॉर्मूला है वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा। अब किस तरीके से हमें निकालने है इसकी चार्ज की वैल्यू, ये किस तरीके से आई, तो यहां से वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक क्वेश्चन बनता है कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है और उसने पूछा एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की, तो Q डिवाइडेड बाय E आ जाएगा। ठीक है, तो Q यानी कि जो चार्ज है वो कितना, 1 कूलम, तो Q की जगह पुट कर देंगे ये, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 होंगे, तो इसकी जगह पुट कर देना 6.25 इंटू 10⁻18। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद आता है मेन पॉइंट जो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, तो जो चार्ज होगा पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज हमारा फ्लो करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन लिख देना, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेंगे कैपिटल I से, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज को डिनोट किया Q से, एंड टाइम को डिनोट किया T से। तो ये क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। जितना चार्ज फ्लो किया है एक यूनिट टाइम के अंदर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T बन जाएगा। ठीक है, अब इनकी ऐसा यूनिट भी लिख लेते हैं। जो करंट है उसको किस में मेजर किया जाएगा, एम्पियर में, करंट को एम्पियर में। चार्ज है, चार्ज को किस में, कूलम में, और टाइम को किस में, सेकंड में। तो ये हमारी इसकी क्या बन जाएगी, SI यूनिट बन जाएगी। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर, Q की SI यूनिट कूलम और T की SI यूनिट सेकंड। अब बात आती है एम्पियर के अंदर भी दो वैरायटीज होंगी, मिली एम्पियर जिसकी वैल्यू होगी 10⁻³ एम्पियर, मिली यानी कि छोटा, माइक्रो एम्पियर जिसकी पावर होगी 10⁻⁻⁶। ये दो टाइप होंगे किसके, एम्पियर के। करंट की दो वैल्यूज होती हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। अंडरस्टूड। तो ये बात थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। टू टाइप्स की होती है, टाइप्स।
जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट हमारी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड हमारी है इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब चार्ज हमारा मूव नहीं करता, स्टैटिक मतलब स्टेबल है सिर्फ एक प्लेस पे। अब उसका एक एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा था, इसी चैप्टर से बिलोंग्स था वो चैप्टर, कि जब तुम अपने कॉम्ब को बालों में क्या करते हो, रब करते हो, तो वहां चार्ज प्रोड्यूस होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अगर जो हमारे बालों में चार्ज नेगेटिव है और कॉम्ब के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। ये क्लास 8 के अंदर साइंस के अंदर है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है जब चार्ज क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। तो जो कॉम्ब के ऊपर हमारा चार्ज आया वो एक फिक्स चार्ज है, वो मूव नहीं करता, नो मूवमेंट, स्टेबल। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है, तो वहां क्या बन जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक एग्जांपल लेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, कि जब हमारे पास मान लिया कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, वायर लगा लो या कुछ लगा लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करंट तभी प्रोड्यूस करेंगे जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ये सारा बिल्कुल फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, मूव करने के लिए कोई स्पेशल पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, रैंडमली मूव कर रहे, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। तो इस चीज को हमें किस तरीके से एक डायरेक्शन में मूव कराना है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने एक बीकर ये ले लिया जो यहां तक फील्ड है, ठीक है, ए। एक बीकर और ले लेते हैं जो यहां तक फील्ड है, दोनों सेम, ठीक है। अब हमने दो बीकर्स ले लिए, दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। इस बीकर से क्या वाटर इस बीकर में मूव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं है कहीं भी, दोनों कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है। लेकिन अगर मैं इसके इस वाटर को इतना कर दूं बी पार्ट को, तो क्या ये यहां मूव करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो किसी भी चीज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए डिफरेंस की जरूरत है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है, एक कंप्लीटली फिल्ड है, एक हाफ है, तभी मूव करेगा वाटर एक बीकर से दूसरे में। तो किसी भी चीज के अंदर पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में उसको मूव कराना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। और वो डिफरेंस हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जो कैपेसिटी है हमारे उस कंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्रिएट कराने की, उसको क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसका एग्जांपल, जब हमने सेम क्या ले लिया, कंडक्टर, वही इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ अटैच कर दी बैटरी। बैटरी का ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बैटरी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बैटरी की वजह से फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव की तरफ आएंगे। नेगेटिव की साइड से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। तो नेगेटिव से जब दूर भागेंगे तो जो डायरेक्शन है उनकी ये बन जाएगी, तो ऐसे एरो लगा देंगे। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है और नेगेटिव से वो दूर भाग रहे, रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स सारे पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो इनका फ्लो भी क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, जहां पे करंट क्या कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तभी करंट प्रोड्यूस हो गया। और उसको प्रोड्यूस कराने के लिए हमें एक डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। उस डिफरेंस को क्या बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है। अंडरस्टूड। अब पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क अपॉन चार्ज।
पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या बोला कि डिफरेंस क्रिएट किया गया इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए, जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सके, मूव कर सके। तो जो वर्क है वो किया गया किसके ऊपर, चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो इसकी क्या बन जाएगी, वोल्ट मीटर को कैपिटल V से, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज में कितना वर्क किया गया। तो सिंपल डेफिनेशन अगर यहां लिखनी है तुम्हें इसकी, तो वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, इसको बोला गया। ठीक है, उसके बाद पर यूनिट चार्ज, तो वो भी है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है हमारा वर्क डन। वर्क को किस में, जूल में, और ऐसा यूनिट जूल है, और जो चार्ज है क्यू उसकी क्या है, जो हमने पढ़ी थी, कूलम है। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी क्या बन जाएगी, वोल्ट मीटर जो होगी इसकी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज के अंदर कितना वर्क डन हुआ है। अब उसके बाद एक पॉइंट इसके अंदर आता है एमीटर। लो रेजिस्टेंस के लिए जब हम यूज करते हैं एमीटर, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं इसकी। एमीटर, एमीटर का जब सिंबल लगेगा तो इस तरीके से लगेगा। रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस एमीटर। और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमारा क्या बन जाएगा, V, जो कहाँ लगेगा, हाई रेजिस्टेंस में। कहाँ यूज होगा, हाई रेजिस्टेंस। और जो करंट है वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई में फ्लो करेगा। अंडरस्टूड। अब बात आती है एमीटर की और वोल्ट मीटर की कनेक्शन कैसे बनती है किसी भी सिस्टम के अंदर। जो एमीटर है, मैंने आपको बताया एमीटर का जो सिंबल है वो क्या होगा, ए होगा। एमीटर जब कनेक्ट होगा तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। लेकिन जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का भी हमेशा क्या होगा, एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, जो एमीटर है हमारा ऑलवेज लो रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है कितना रहेगा, लो रहेगा, ऑलवेज लो रेजिस्टेंस। बट जो वोल्ट मीटर है हमारा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हाई रेजिस्टेंस में वर्क करता है हमेशा ही क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है एमीटर की कनेक्शन की। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जो एमीटर होगा हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट होगा। जब हमारे पास कोई सिस्टम है, मान लिया ये बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे जो अटैच करेंगे हम वो एमीटर का करेंगे, इसके साथ नीचे बैटरी लगा देते हैं। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि चार्जेस क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो लाइक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा ऑलवेज, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ से अटैच होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा ही करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। ठीक है, तो ये था एमीटर और वोल्ट। अब बारी आती है वोल्ट मीटर की। तो एमीटर का आप लिखेंगे ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन वोल्ट मीटर का क्या है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा ही कहाँ एडजस्ट होगा, पैरेलल में। मान लिया ये सिस्टम ले लिया, कोई बैटरी अटैच की
पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ इसके पैरेलल में किसका यूज कर देंगे, वोल्ट मीटर में। इसके पूरी यूनिट है ग्रेड 11th के अंदर कि जो वोल्ट मीटर है, हम हमेशा सीरीज और पैरेलल, मान लिया कोई दो चीजें ली हमने, वोल्ट जो पैरेलल सीरीज होती है वही क्यों हम अपने हाउसेज के अंदर जो वायर्स की क्या होगी, वायर्स की जो फिटिंग होती है, बिजली की जो फिटिंग होगी, उसमें हम पैरेलल ही क्यों अटैच करते हैं अपने फ्यूजेस को। ठीक है, वो उसका रीजन ये है कि अगर हमने सारी वायर्स को सीरीज के अंदर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो एक फ्यूज खत्म होने की वजह से सारी फिटिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनको पैरेलल में लगाएंगे तो सबके कनेक्शन अलग अलग है, तो कम से कम एक जलेगा तो दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से जो घरों में फिटिंग्स की जाती है वायर्स की, वो हमेशा पैरेलल में की जाएगी। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बारी आती है, हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि जब हमने दो बीकर लिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, दो बीकर लिए थे, एक में क्या हुआ, कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा क्या है, हाफ फिल्ड है। दोनों को पहली बार कंप्लीटली फिल्ड किया गया, दोनों में मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन उसको हाफ करने के बाद, वाटर का लेवल कम करने के बाद फ्लो होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही वहां डिफरेंस क्रिएट किया हमने, वाटर का फ्लो भी स्टार्ट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूस यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, दैट इज ओम्स लॉ। अब एक बार और देख लेते हैं उसी को। मान लिया हमने एक बीकर ये ले लिया, इसके साथ जो अटैच किया है वो ये है, ठीक है, ये सिस्टम ए मान लिया सारा दोनों का। अब एक बी, एक तो ये ले लिया, दूसरा इसके साथ कनेक्ट कर दिया बीकर, ठीक है, इस बीकर से इसमें फ्लो रहा है। अब इसका जो लेवल है कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इसका लेवल इतना है, इसका लेवल कंप्लीटली फिल्ड, बट इसका लेवल इतना है। अब बात आती है कि इस वाले बीकर में जो वाटर का फ्लो है वो ज्यादा रहेगा या फिर इस वाले में रहेगा, बी वाले में। ऑब्वियसली जहां पे डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है वहां पे जो हमारा करंट है वो भी ज्यादा फ्लो करेगा, वाटर भी ज्यादा फ्लो करेगा। जब डिफरेंस कम क्रिएट है दोनों में तो वाटर का फ्लो भी कम रहेगा, लेकिन जब डिफरेंस ज्यादा है तो वाटर का फ्लो भी ज्यादा रहेगा। यही डिपेंड करता है कि जो डिफरेंस है उसी के ऊपर बेस्ड होता है करंट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे उतना ही इफेक्ट पड़ेगा करंट के ऊपर, करंट का फ्लो भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब बात आती है ओम्स लॉ की डेफिनेशन की। ओम्स लॉ की डेफिनेशन की, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, किसी भी मेटालिक कंडक्टर का जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, इसीलिए क्या लिया गया वहां पे, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर्स में से क्या होता है, कंडक्टर्स में से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो हमने किसका यूज किया यहाँ पे, कंडक्टर का यूज किया। तो यहाँ क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, of a metallic conductor is directly proportional to किसके, जितना डिफरेंस क्रिएट हुआ उतना ही करंट का फ्लो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन सर्किट, जितना सर्किट में करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ हमारा क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कोई भी एक चीज अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज, अगर एक चीज कम होगी, डिक्रीज होगी, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो इसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल बी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट के। तो करंट को किससे किया, आई से किया। तो जो हमारा अगर ये जो वोल्ट मीटर यानी कि ओम्स लॉ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी
पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज होता है तो करंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज होता है तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के ऊपर टोटल बेस्ड है हमारा करंट। करंट का फ्लो उतना ही क्रिएट होगा जितना हमने डिफरेंस को क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म की जरूरत होती है। तो V इज इक्वल्स टू R आई। तो पोटेंशियल इसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने किसका यूज किया, कांस्टेंट टर्म R का। तो R हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। R हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि R क्या चीज है। ओम्स लॉ समझ आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, दिस इज ओम्स लॉ। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो साइन रिमूव करने के लिए कांस्टेंट टर्म की नीड होगी, उसकी जगह रख दिया हमने R को। तो R इज द रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू RI। अब बात आती है कि जो रेजिस्टेंस है उसका क्या काम है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है उसको रेजिस्ट करने का, रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करने का काम कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। अब उसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ के अंदर V इज इक्वल्स टू IR, ये टर्म पढ़ी। यहां से हमने R लिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। I इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। ये क्या हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की बनेगी ओम, तो उसको सिंपल ओम नहीं लिखना, ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, ओम, जिसको या तो तुम OHM लिख सकते हो या फिर ये सिंबल लिख सकते हो। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या बनी। उसके बाद एक टर्म आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक ऐसा बेरिंग होता है जो करंट को रेजिस्ट कराता है, किसके अंदर, बेरिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिव ये क्या बना, रियोस्टेट। रियोस्टेट जो किसके बेरिंग काम करेगा, रेजिस्टेंस के बेरिंग, करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, किस तरह से डिनोट की जाएगी। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है सम फैक्टर्स पे। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को कम करता है, रोकने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वो क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। Resistance depend on some factors. Resistance depends on some factors. कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। पेपर के अंदर इस बार 10th का जो CBSE बोर्ड का पेपर था बड़ा इजी आया हुआ था, उसके अंदर सिंपल टर्म्स को पूछा गया और जो न्यूमेरिकल्स है वो भी डायरेक्ट, और एक्टिविटीज को जरूर पढ़ना है जो केमिस्ट्री वगैरह में आपकी, वहां से डायरेक्ट एक्टिविटीज को पूछा गया। तो मेन है तुम्हारा काम कि सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, टॉपिक को समझना है, ठीक है। उसके बाद सारा आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा आएगा जो इसके फैक्टर्स हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब वो लेंथ किस चीज की है, हमने हमेशा यूज किया है एक मेटालिक कंडक्टर को, तो मेटालिक कंडक्टर ले लेते हैं, यहां डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी उसके ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जब चार्ज को फ्लो होने से जब वो रोकता है तो उसके अंदर जो फैक्टर्स यूज होंगे उसका काम एक फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो भी हमारी मेटालिक वायर की लेंथ है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सेकंड हमारा, अब इसकी जो मैथमेटिकल टर्म है वो कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यानी कि एल। अंडरस्टैंड, ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जितना भी हमारा ये सर्कुलर है, सर्कुलर एरिया जो हमारा है ये हमारा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है। तो यहाँ मैथमेटिकल इसका लिख देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, 1/, लिखना पड़ेगा एरिया, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। थर्ड फैक्टर जब हमारा आएगा उसमें क्या होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल हमने यहाँ लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम है या फिर ज्यादा है। वो मैटर किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या आयरन का है। जैसे हमने इसको अगर सिल्वर का ले लिया तो रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर से ज्यादा जल्दी फास्टली मूव करेगी, और जो आयरन ले लिया तो कम करेगी। ठीक है, अब देखो जिन चीजों पे बेस्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ यानी कि एल, आर इज रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली यानी कि डायरेक्टली का तो मतलब होता है जो इफेक्ट इस पे पड़ेगा सेम इस पे पड़ेगा, लेकिन इनवर्सली का मतलब क्या होगा, अगर ये चीज डिक्रीज होगी तो इनवर्स यानी कि उल्टा ये क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डिक्रीज ये इंक्रीज, तो अपोजिट। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो एरिया डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ द मटेरियल की, उस मटेरियल का जो तुमने लिया है उसका नेचर क्या है, वो किस से बना हुआ है, कॉपर से, सिल्वर से या फिर एल्यूमिनियम से। अब इसके बाद हम तीनों को इकट्ठा रख लेते हैं। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा जो हमने मैथमेटिकल पढ़ा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के। सेकंड पढ़ा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया की। थर्ड हमने पढ़ा कि नेचर क्या है उसका। क्या हम इन तीनों चीजों को इकट्ठा ना लिख ले, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एरिया। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली है एरिया के। ठीक है, दोनों चीजें लिख ली हमने। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म की नीड है। वो कांस्टेंट टर्म क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो एल डिवाइडेड बाय ए, ये आ जाएगी रेजिस्टिविटी, जिसको बोला गया है रो। रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का क्या काम है, रेजिस्टिविटी जिस चीज की कम होगी वहां क्या होगा, करंट। रेजिस्टिविटी अगर कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्ज को फ्लो करता है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या है, आयरन से कम है। तो रेजिस्टिविटी कम है तो चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्ज को फ्लो को रोकता है। तो इसका मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसके अंदर जो करंट है वो ज्यादा पास होगा। ठीक है, लेकिन जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उसके अंदर जो करंट है वो कम फ्लो करेगा। तो जो रेजिस्टेंस है एक ऐसी टर्म है, रेजिस्टिविटी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और जो करंट है वो हमेशा ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करता है। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से। जब आप एमीटर एंड वोल्ट मीटर का यूज कर रहे हैं, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, उसके बाद स्टडी करेंगे कि रजिस्टर क्या होगा, व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर्स सीरीज में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। ये था रेजिस्टेंस, जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या क्या होंगे, इस फैक्टर से निकल के आया रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रजिस्टर। तो रजिस्टर्स क्या होंगे, व्हाट इज रजिस्टर।
रजिस्टर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज का फ्लो होगा उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो कौन करता है, रजिस्टर करता है। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को रेगुलेट करना कि कम जाना है या फिर ज्यादा पास करना है, उसका काम कौन करेगा, रजिस्टर करेगा। अब जो रजिस्टर्स है हमारे वो टू टाइप्स में कनेक्ट होंगे, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। अब वो सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में अगर हम रजिस्टर्स लेते हैं तो कैसे होंगे, सीरीज जब हमने ली रजिस्टर्स की, ठीक है, सीरीज में लेंगे तो एक दूसरे के साइड में क्या होंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे। यहां बना लेते हैं डायग्राम, फर्स्ट यानी कि R1, सेकंड यानी कि R2 एंड एक थर्ड और लगा लेते हैं यानी कि R3। हमने ये सिस्टम प्लग की, उसके बाद बैटरी नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, यहां हमने अटैच कर दिया एमीटर। अगर बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो एमीटर का भी इधर पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। इसको अच्छे से बना लेना। इस तरीके से, ठीक है। तो जो एमीटर का अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका भी पॉजिटिव, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा। यहां हमने अटैच की एक प्लग की। अब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। देखो हमने रजिस्टर्स लिए, जब उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं R1, R2 एंड R3, यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या करेगा, सेम फ्लो करेगा, क्योंकि क्या है, सीरीज के अंदर है, लेकिन पैरेलल के अंदर जब अलग अलग हो जाएंगे तो करंट भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब करंट, ये रजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट हैं तो करंट भी इनका क्या होगा, सेम होगा। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू IR, ऊपर लिख लेते हैं इसको, रजिस्टर्स इन सीरीज, जब सीरीज में रजिस्टर्स को अटैच किया गया तो V इज इक्वल्स टू IR हमने स्टडी किया था। ओम्स लॉ के अंदर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा। तो यहां से हम जो करंट है वो हमारा क्या है, सेम है, लेकिन सबके साथ जो वोल्टेज है वो ऐसे कनेक्ट कर रखी, यहां से हम इनकी वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, जो V है वो इक्वल टू होगा किसके, V1, V2 एंड V3 के पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। और करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब करंट सेम है तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, I, करंट सेम फॉर रजिस्टर R1 तो R1, ठीक है। V2 सेकंड के लिए करंट सेम R2, V3 के लिए IR3। ये हमारे तीनों हो गए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर, करंट तीनों में सेम है, रजिस्टर तीनों R1, R2, R3 है, वोल्टेज क्या, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 एंड V3 हमारा। अब तीनों को इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो ये V है ये किसके इक्वल है, IR के इक्वल है। तो इसके बाद जो हमारा आएगा इस फॉर्म में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, V की जो वैल्यू है IR, V की वैल्यू क्या है IR, और V1 की वैल्यू क्या है IR1, V2 की IR2, V3 की IR3, इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इस तरीके से इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब करंट क्या है, सब में सेम है, करंट सेम है तो करंट क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, IR1 R2 प्लस R3, तीनों को क्या कर दिया, फिर से टोटल कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो I से I कैंसल, तो R किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, R इज इक्वल्स टू R1, R2 एंड R3, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस की।
जब रेजिस्टेंस की 3 वैल्यूज तुम्हें गिवन है और वो सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कनेक्ट करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी सर्किट का। दोबारा से देख लीजिए, जो रेजिस्टर्स तुमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किए हैं R1, R2 एंड R3, उनको सीरीज के अंदर जब कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज है वो तीनों की डिफरेंट है, बट जो करंट है वो सेम है। तो V की वैल्यू V1, V2, V3 ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। V1 की वैल्यू कितनी बनेगी IR1, V2 की IR2 बिकॉज करंट इज सेम इन सीरीज एंड V3 की IR3। तीनों की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। V1 की जगह पुट किया IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। करंट तीनों में कॉमन है तो करंट कैंसिल, R की वैल्यू R1, R2, R3। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। मान लिया इसकी तुम्हें 3 दे दी, 4 दे दी और 5 दे दी, तीनों का रेजिस्टेंस निकालना है तो तीनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा जब वो सीरीज के अंदर कनेक्ट है। तो न्यूमेरिकल ऐसे बन सकता है कि 4 रजिस्टर 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनकी वैल्यूज तुम्हें गिवन होगी, फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस पूछ लेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से उनको, लेकिन जब सीरीज के अंदर होंगे या फिर डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है कि 3 रजिस्टर्स को एक सीरीज में कनेक्ट करके शो कीजिए या पैरेलल में शो कीजिए, ठीक है। ये था सीरीज के अंदर। अब बात आती है पैरेलल की। रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे तो पैरेलल के अंदर कैसे, ऊपर नीचे की तरफ। तो पैरेलल के अंदर क्या कर लेंगे, उसको एक सर्किट डायग्राम में बैटरी, ठीक है, प्लग की, इस तरीके से पैरेलल लगाना है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से R1, R2 एंड R3, एमीटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके बाद वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। देखो ये हमने बनाया पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर जब बनाया है तो रजिस्टर्स, करंट तीनों में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने वही वैल्यू दोबारा से V इज इक्वल्स टू IR। जब करंट डिफरेंट है तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो चीज डिफरेंट होगी उसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे सीरीज वाले में वोल्टेज डिफरेंट तो वोल्टेज की निकाली, V1 की, V2 की और V3 की, लेकिन यहाँ करंट डिफरेंट है तो करंट की निकालने के लिए V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू I। V बाय R इक्वल हो गया किसके, I के, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल करंट दिखाना है, क्योंकि तीनों में डिफरेंट करंट है तो टोटल करंट हमारा क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है I1 की, I2 की और I3 की, ये मेन मोटिव है। अब I1 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वोल्टेज क्या है, सेम है तो V अपॉन R1। I2 की जो वैल्यू बनेगी V अपॉन R2। I3 की जो वैल्यू बनेगी V अपॉन R3। तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। करंट तीनों में डिफरेंट है क्योंकि पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, तो I1, I2, I3 तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। क्योंकि यहां से जब हमने टोटल करंट की वैल्यू निकाली थी V अपॉन R, तो I1 की V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3, तीनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वही इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे सकते हो। तो जो I1 की वैल्यू है वो कितनी है, I की वैल्यू पहले पुट करेंगे V अपॉन R, तो I की वैल्यू V अपॉन R। उसके बाद I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3, तीनों को पुट कर दिया। उसके बाद वोल्टेज जब सेम है तो क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो वोल्टेज से वोल्टेज कैंसल, तो इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2
एंड 1/R3। ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा जब रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगेन पैरेलल में जब कनेक्ट हैं तो V इक्वल्स टू IR। करंट तीनों में क्या है, डिफरेंट है। जो चीज डिफरेंट है उसी की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि जो चीज सेम है उसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तीनों का करंट क्या है, डिफरेंट है। तो वैल्यू हमने निकाली जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला था, वहां से करंट की वैल्यू फाइंड आउट की, I इज इक्वल्स टू V/R। ठीक है, उसके बाद टोटल करंट हमारा क्या बनेगा, I1 I2 I3, क्योंकि करंट तीनों में डिफरेंट है। उसके बाद I1 की वैल्यू निकाली V/R1, I2 की V/R2, I3 की V/R3, सबको कनेक्ट कर दिया, यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बाहर निकाल लिया कॉमन, क्योंकि सबका इक्वल है। तो V से V कैंसिल आउट। तो जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर आपको चीजें गिवन है, जैसे वैल्यूज तुम्हें गिवन होगी R1 की, R2 की, R3 की, लेकिन उसका टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है पैरेलल के अंदर, तो उसका इनवर्स करके निकालेंगे। जैसे 3, 4, 5 गिवन है तो 1/3, 1/4, 1/5 करके उसकी पैरेलल के अंदर वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा जो रजिस्टर्स सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगे और पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे। अब उसके बाद बारी आती है कि जितने भी तुम रजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो 1, 2, 3 एंड 4, सबकी वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, R1, R2 एंड R3 करके। लेकिन वही चीज जब पैरेलल में कनेक्ट होगी तो क्वेश्चन अराइज होता है कि उसका इनवर्स कर देंगे, 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। ठीक है, अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है पैरेलल के, और डिसएडवांटेज क्या है सीरीज के। जितने भी अप्लायंसेस, जो फैन है, बल्ब है, वो हम घरों में यूज करते हैं, उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में। ये पॉइंट मैंने पहले बताया, उन चीजों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा ऑब्वियसली इस तरीके से, क्योंकि जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एक चीज के डिफ्यूज हो जाने से बाकी चीजें हमारी एज इट इज चलती रहेंगी। लेकिन सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर एक सिस्टम हमारा रुक जाता है तो पूरी की पूरी लाइट रुक जाएगी, वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वही यूज किया जाता है ऑल अप्लायंसेस के अंदर। सीरीज की एक फॉर्म है, जैसे लाइट्स हम दिवाली के टाइम पे लगाते हैं, वो ऑल कनेक्टेड होती है कैसे, सीरीज के अंदर। बीच में से अगर एक वायर का भी कट हो गया तो सारी की सारी लाइन खराब हो जाएगी। तो जो अप्लायंसेस है वो कहाँ कैसे यूज किए जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी है वो किसके अंदर लेस होगी, किसकी, पैरेलल की, किससे, सीरीज वाले से। ऑलवेज अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी सर्किट से अंदर से, तो उसका जो हीटिंग का जो इफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ। ये हमने पढ़ा कि जब रजिस्टर्स हमारे कनेक्टेड होते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, जहां पे हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड। जब हमने कोई भी एक सिस्टम अरेंज किया है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो किसके साथ, बैटरी के साथ अटैच होने की वजह से। क्योंकि जब बैटरी अटैच होगी तभी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हीट प्रोड्यूस कब हुई है, जब एक कोई भी सिस्टम है वो प्योर रेजिस्टिव है। कोई भी सिस्टम प्योर रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव का मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने का, रेजिस्ट का। प्योरली रेजिस्टिव, वहां पे पूरा करंट क्या हो रहा है, रुक रहा है, फ्लो उसका स्टॉप हो रहा है। तो प्योरली रेजिस्टिव है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, तो वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलना शुरू कर देगा, तो वो हीट की फॉर्म में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो जो सर्किट है उसके अंदर जब करंट प्योरली रेजिस्टिव, जब कोई चीज है प्योरली रेजिस्टिव होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी।
हीट जब प्रोड्यूस हुई है तो उसको बोला गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से जब क्या हुआ है, हीट का प्रोडक्शन हुआ। जब फ्लो को क्या कर दिया जाएगा, रजिस्ट यानी कि रोक दिया जाएगा, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो हीट होती है वो अप्रोक्सीमेट क्या होती है, एनर्जी के। एनर्जी यानी कि जितना वर्क हुआ है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था। तो W की जगह क्या लिख सकती हूँ, एनर्जी लिख देंगे। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी किसकी, एनर्जी की, E इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगी, सॉरी हीट लिख देंगे, हीट। तो H की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, H इज इक्वल्स टू V क्यों आ जाएगी। अब इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट की और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जिसमें V इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, करंट की वैल्यू जब हमने ली थी, करंट क्या था, चार्ज पर यूनिट टाइम था। तो यहां से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे क्यू की, क्रॉस मल्टीप्लाई IT इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू की वैल्यू क्या, IT। तो H की वैल्यू हमारी निकल जाएगी VIT, ये वाली। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR। अब यहां से जो V की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, H इज इक्वल्स टू VIT। V की वैल्यू क्या निकाली, IR। तो H इज इक्वल्स टू V की जगह IR इंटू IT। तो यहां से I 2 है, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वेयर RT, ये बन जाएगी हीट की। ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है। जब करंट का फ्लो हो रहा है किसी डायरेक्शन के अंदर और वहां उस फ्लो को रजिस्ट किया गया है, तो वहां हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट क्या होगी हमारी, हीट इक्वल टू एनर्जी। और एनर्जी जब होती है जब कोई वर्क डन वहां प्रोड्यूस होता है। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का था, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज था। तो वर्क डन की जगह हीट रख दिया गया। हीट जब रखा गया तो यहां से हीट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, V क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई V क्यू आ जाएगी। अब दूसरी, अब ये तो थी फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू, करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां से निकाली हमने चार्ज की वैल्यू, चार्ज की I कितनी, IT को हमने पुट कर दिया चार्ज की जगह, तो H की वैल्यू कितनी बन गई, VIT। सेकेंड वैल्यू ये बन गई। अब हमारे पास ओम्स लॉ था V इक्वल्स टू IR। तो इस वैल्यू के अंदर V की जगह क्या पुट कर देंगे, IR पुट कर देंगे। तो H इज इक्वल्स टू VI था, उसके बाद H इज इक्वल्स टू V की जगह IR पुट कर दिया, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT बन गया। ठीक है, अब ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बिलोंग्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ के अंदर भी जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, I स्क्वायर RT का फॉर्मूला यूज होगा। अब वो जो रजिस्टर है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है जूल्स के अंदर, जिसको जूल्स का नाम दिया गया, वो सेम हीटिंग इफेक्ट का जो कंसेप्ट निकला है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट ये बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रजिस्टर है, यहां लिख दो रजिस्टर directly proportional to the square of the current, the square of the current, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मैथमेटिकल क्या बनेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट इसके अंदर बनेगा, जो रजिस्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली किसके, रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली ही किसके, टाइम के। तो इन चीजों को जब इकट्ठा कर देंगे तो वहां क्या आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो I स्क्वायर RT आ जाएगी इसकी टोटल वैल्यू। तो इसको क्या बोला गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो वर्क है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो डिपेंड करता है वो किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम के। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की आती है। अब उसके बाद जो एप्लीकेशंस बचती है इनकी वो क्या होंगी,
जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मान लिया एग्जांपल ले लेते हैं हम एक रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है जबकि वहां पे नीड नहीं होती। ज्यादा यूज करने के बाद जो मोबाइल फोन होते हैं वो भी हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें वहां नीड नहीं होती। लेकिन जहां डिजायरेबल यानी कि जहां जरूरत पड़ती है हीट की, वहां से जब हीट निकलती है, लाइक दैट हीटर या फिर आयरन, जो हम कपड़े प्रेस करने वाली जो आयरन होती है वहां पे, तो जो डिजायरेबल होंगे वो आयरन होगी या फिर वो क्या होंगे, हीटर वगैरह होंगे, जहां हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन यूजेबल है। लेकिन कुछ ऐसी चीजों से भी हीट प्रोड्यूस होती है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जैसे रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब की बारी आती है। इलेक्ट्रिक बल्ब किस चीज का बना होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा बना होता है टंगस्टन का, जो अंदर उसके लगा होगा। ठीक है, टंगस्टन का बना होगा। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो वो जो गैसेस होंगी उसके अंदर फिल की जाएंगी, आर्गन या नाइट्रोजन। जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होंगी वो फिल की जाती है, तो आर्गन या नाइट्रोजन, नॉन रिएक्टिव गैसेस उसके अंदर कंप्लीटली फिल की जाती हैं। तो बल्ब का जो टंगस्टन किससे बना होगा? फिलामेंट टंगस्टन से बना होगा। जो फिलामेंट होता है उसके अंदर पतला सा वायर होगा, वो किससे बना होगा? फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। जो स्विच ऑन या ऑफ से इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि करंट का फ्लो करने के बाद वो ग्लो करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या रोल है? इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या रोल है? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा हमारे सर्किट को। जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा वायर्स के अंदर, हमारे सर्किट के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? फ्यूज का है। तो जो फ्यूज है, प्रोटेक्ट आवर सर्किट फ्रॉम हाईली फ्लो ऑफ करंट। जब करंट का फ्लो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो वहां पे कौन यूजफुल होगा? इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा। वो अपने आप ही वहां स्टॉप कर देगा करंट के फ्लो को। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को हमारे। जब करंट मैक्सिमम क्वांटिटी में फ्लो होना शुरू कर देगा उसको वहीं पे रोक देगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट होगा? हमेशा ही सीरीज के अंदर। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज लो ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फ्यूज का। अब उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट और बचता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज होगी? जितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है पर यूनिट टाइम जो एनर्जी कंज्यूम की गई है उसको बोला गया इलेक्ट्रिक पावर। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक पावर किसी सर्किट के अंदर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, IH इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इससे भी इसके 3 फॉर्मूले प्रोड्यूस किए जा सकते हैं वैल्यूज को पुट करके। जैसे यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेंगे, H के क्या आ जाएंगे? दोनों डिवाइड में I स्क्वायर R इज इक्वल्स टू T की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, P इज इक्वल्स टू E अपॉन I स्क्वायर H अपॉन H नीचे, ये ऊपर I स्क्वायर R बन जाएगा। तो ये भी एक पावर की वैल्यू। तो इस तरीके से जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यूज से हम पावर की बहुत सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या बना? एनर्जी कंज्यूम की गई है पर यूनिट टाइम के अंदर जितनी, दिस वन इज इलेक्ट्रिक पावर। अब जो तुम्हारी एनर्जी, जैसे बिजली के बिल जब निकाले जाते हैं उसके लिए 1 किलोवाट आवर यानी कि 3.6 क्या होगी हमारी जो एनर्जी है वो यूज की जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले स्टडी किया था किस तरीके से जो रजिस्टर्स होते हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे, ओम्स लॉ क्या होगा, और चार्ज क्या चीज होती है, करंट कैसे फ्लो करता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। वोल्ट मीटर ओम्स लॉ के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और जो रजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस है वो रजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को। उसके बाद सीरीज के अंदर कनेक्ट करना, पैरेलल्स के अंदर कनेक्ट करना, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी भी कोई भी अगर सिस्टम प्योर रजिस्टिव है उसके अंदर करंट का फ्लो जो है वो रजिस्ट यानी कि रुक जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होना शुरू कर देगा। दिस वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज लाइक दैट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है, जितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है पर यूनिट टाइम के अंदर। फ्यूज क्या चीज है, प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्किट को जब मैक्सिमम क्वांटिटी में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, और उसके अंदर जो नॉन रिएक्टिव गैस फील की जाती है वो नाइट्रोजन और आर्गन होती है। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।